हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 5वां अध्याय जो कि है पुष्पी पादपों की आकारिकी। ठीक है, तो हमने इसका 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 8th पार्ट यानी कि भाग 8। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा उसमें हम कौन कौन से टॉपिक इस अध्याय का जो कि है पुष्पी पादपों की आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उस अध्याय का हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे बेसिकली पुष्प क्रम। ठीक है, उसका परिचय देखेंगे, फिर पुष्पी प्रारूप में संरचनात्मक परिवर्तन देखेंगे, फिर पुष्प क्रम का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो किया गया है। ठीक है, जैसे जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक्स कवर किए गए हैं यहाँ पर भी उसी प्रकार से टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। ओके, चलिए सबसे पहला आता है पुष्प क्रम परिचय। देखिए, पुष्प की प्रकृति क्या है। फूल एक रूपांतरित प्रारूप होता है। इसमें प्रारूप शीर्ष मेरिस्टेम परिवर्तित हो जाता है। यह रूपांतरण पुष्प निर्माण हेतु होता है, इसलिए फूल को विशेष प्रारूप माना जाता है। ओके, ये पुष्प की प्रकृति है। सबसे पहले हम वही देखेंगे, पुष्प की प्रकृति। ठीक है, समझेंगे ये जो पुष्प होता है, ठीक है, फूल जो होता है वह क्या होता है। जब हम देखिए किसी भी पौधे पर लगे फूल को देखते हैं तो वह हमें एक साधारण सा सुंदर संरचना लगता है, लेकिन वास्तव में फूल कोई सामान्य संरचना नहीं है, बल्कि यह एक रूपांतरित प्रारूप है। यानी कि शुरुआत में क्या होता है, प्रारूप के शीर्ष पर जो मेरिस्टेम होता है वही आगे चलकर बदलकर फूल का रूप ले लेता है। यह जो परिवर्तन है बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक साधारण सा कली धीरे धीरे खिलकर सुंदर फूल बन जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि फूल एक विशेष प्रारूप है जो पौधे में प्रजनन का मुख्य कार्य करता है। ओके, यही है, ये पुष्प की प्रकृति है। आगे देखते हैं पुष्पी मेरिस्टेम। प्रारूप का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम बन जाता है। इस अवस्था में वृद्धि का स्वरूप बदल जाता है। प्रारूप अब पुष्प निर्माण करता है। सामान्य पत्तियां नहीं बनती हैं। पुष्पी मेरिस्टेम की बात हो रही है, यानी कि सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, प्रारूप का शीर्ष मेरिस्टेम पत्तियां और शाखाएं बनाता है। ठीक है, लेकिन जब यह मेरिस्टेम अपना काम बदल देता है और फूल बनाने लगता है तो क्या होता है कि इसे पुष्पी मेरिस्टेम कहा जाता है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है कि यह अब पत्तियां नहीं बनाता है, बल्कि क्या करता है, सीधे सीधे फूल के विभिन्न भागों जैसे कि दल हो गया, पंखुड़ी हो गया, केसरदंडी हो गया, अंडप हो गया, ये सब का निर्माण करता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आप समझ सकते हैं जैसे कोई कर्मचारी है। ठीक है, किसी कर्मचारी को अचानक नया काम दे दिया जाए और वह अपने पुराने काम को छोड़कर नया काम करने लगे, तो ये ठीक वही परिवर्तन प्रारूप शीर्ष में होता है। यही परिवर्तन प्रारूप शीर्ष में होता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। पुष्पी प्रारूप में संरचनात्मक परिवर्तन। अक्ष एवं पोरियों में परिवर्तन। पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती हैं। ठीक है, अक्ष दबकर छोटी हो जाती हैं, प्रारूप की सामान्य वृद्धि रुक जाती है और पुष्प निर्माण को प्राथमिकता मिलती है। अब यहाँ पर आपको समझना है, ये जो हम देखें, ठीक है, पुष्पी प्रारूप में संरचनात्मक परिवर्तन में पढ़ रहे हैं कि अक्ष एवं पोरियों में क्या परिवर्तन होती है। जब प्रारूप पुष्पी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके अंदर कई संरचनात्मक बदलाव आने लगते हैं। जैसे कि सबसे पहले उसकी पोरियां यानी कि इंटरनोड्स जो होती है उसकी लंबाई में बढ़ना बंद कर देती है और पूरा अक्ष जो होता है वो छोटा व सघन हो जाता है। ओके, अगर आप कभी किसी फूल की डंडी देखें तो पाएंगे कि उसमें पोरियां लंबी नहीं होती हैं, बल्कि सब कुछ पास पास व्यवस्थित होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस समय बढ़वार की जगह क्या होता है, फूल बनाने को प्राथमिकता दी जाती है। ओके, लंबाई रुक जाती है।
फिर क्या होता है, सरल भाषा में हम यह कह सकते हैं कि प्ररोह का ध्यान अब ऊंचा बढ़ने पर नहीं बल्कि फूल बनाने पर केंद्रित हो जाता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। पुष्पीय उपांगों की उत्पत्ति। गांठों पर पत्तियों की जगह पुष्पीय उपांग निकलते हैं। ये उपांग फूल के भाग बनाते हैं। पत्तियों का निर्माण नहीं होता और संरचना पूर्णतः पुष्पीय हो जाती है। देखिए, जब हम पुष्पीय उपांगों की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो पुष्पीय प्ररोह बनने के बाद अब गांठों से पत्तियां नहीं निकलती हैं, बल्कि क्या होता है, उनकी जगह पुष्पीय उपांग निकलने लगते हैं। ये उपांग आगे चलकर फूल के अलग अलग भाग बनते हैं। यह परिवर्तन आप समझ सकते हैं बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक फैक्ट्री में पहले सामान्य सामान बनता था, लेकिन क्या हुआ, किसी दिन अचानक से उसी मशीन पर कोई विशेष प्रोडक्ट बनने लगे। ठीक है, समान मशीन पर काम अलग। इसी तरह आप समझ सकते हैं कि प्ररोह जो है वो भी अपनी सामान्य पत्तियां बनाना रोककर फूल बनाना शुरू कर देता है। ओके, आगे देखते हैं। पुष्प क्रम की परिभाषा। चलिए पुष्प क्रम पे आते हैं। पुष्प क्रम का अर्थ क्या है? पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। ओके, यह फूलों की व्यवस्था को दर्शाता है। प्रत्येक पौधे में पुष्प क्रम विशिष्ट होता है, पहचान का महत्वपूर्ण लक्षण है। ओके, पुष्प क्रम। अब ये क्या होता है, देखिए पुष्प क्रम की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर समझना है कि जैसे पौधों, जैसे आप समझ सकते हैं एक तरह से पौधे पर फूल कैसे और किस क्रम में लगे हैं, इसी व्यवस्था को हम पुष्प क्रम कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस से बोलते हैं। ठीक है, हर पौधा अपने अपने तरीके से फूलों को सजाता है। कहीं फूल ऊपर से नीचे की ओर मिलते हैं, कहीं सभी एक समतल में होते हैं, तो कहीं आप देख सकते हैं गुच्छे के रूप में भी होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि अलग अलग पेड़ों की पत्तियां अलग तरीके से लगी होती हैं। आप जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा था, ठीक है, क्या होता था, अलग अलग जो पत्तियां थी, पर्ण विन्यास जो आपने पढ़ा था, ठीक है, एक गांठ पर एक पत्ती, फिर दूसरे कुछ पौधों में एक गांठ पर दो पत्तियां, जैसे कि अमरूद के पौधों में, ठीक है, अमरूद के पेड़ में। फिर आपने देखा था एक गांठ पे दो से अधिक, ठीक है, एस्टोनिया में, डेविल ट्री में, ठीक है। तो उसी तरह से ये पुष्प क्रम भी वही है कि फूल किस क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसी तरह फूलों की भी एक खास व्यवस्था होती है जिसे देखकर हम क्या कह सकते हैं ना कि किसी पौधे की पहचान भी की जा सकती है कि किस क्रम में फूल लगा हुआ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। शीर्ष पुष्प की विशेषता क्या है? जब प्ररोह शीर्ष फूल में बदलता है, ठीक है, तब वह सदैव अकेला होता है। इसके बाद क्या होता है कि आगे वृद्धि संभव नहीं रहती है। यह पुष्प क्रम के प्रकार को प्रभावित करता है। ठीक है, शीर्ष पुष्प की विशेषता की बात करें तो कुछ पौधों में प्ररोह का शीर्ष खुद फूल में बदल जाता है। जब ऐसा होता है तो वह शीर्ष आगे नहीं बढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसका अंत हो चुका है, वह अब एक फूल बन चुका है। ओके, इसलिए शीर्ष पर बना फूल हमेशा अकेला होता है, जो कि बिल्कुल शीर्ष पर होता है, और आगे नई वृद्धि संभव नहीं रहती है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, कई बार हम देखते हैं कि किसी शाखा के बिल्कुल ऊपर एक ही बड़ा फूल खिला होता है। यह इसी के कारण होता है। ठीक है, यह बात आगे पुष्प क्रम के प्रकार को समझने में बहुत ज़्यादा उपयोगी भी होती है। ओके, पुष्प क्रम का वर्गीकरण। चलिए, वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण शीर्ष की वृद्धि पर आधारित है। यह देखा जाता है कि अक्ष बढ़ता है या नहीं। वृद्धि सतत या सीमित हो सकती है। इसी आधार पर दो प्रकार बनते हैं, हम प्रकार भी देखेंगे। यहाँ पे आधार की बात हो रही है, वर्गीकरण का आधार क्या है? आप समझ सकते हैं कि पुष्प क्रम को वर्गीकृत करने का मुख्य आधार यह होता है कि प्ररोह का शीर्ष बढ़ता रहता है या फूल में परिवर्तित होकर रुक जाता है। यह बिल्कुल उतना ही सरल है जैसे हम किसी सड़क को उसी दिशा में देखकर दो भागों में बांट सकते हैं, एक जो आगे लगातार बढ़ती जाती है और दूसरी जो किसी बिंदु पर समाप्त हो जाती है।
उसी तरह यहाँ भी अगर प्ररूप की वृद्धि सतत होती है तो वो एक प्रकार बनेगा, और यदि शीर्ष फूल बनकर वृद्धि रोक दे तो वो दूसरा प्रकार बन जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से वर्गीकरण का यह आधार माना गया है। आगे आते हैं पुष्प क्रम के दो मुख्य प्रकार, असीमाक्षी पुष्प क्रम और ससीमाक्षी पुष्प क्रम। दोनों में वृद्धि का ढंग अलग होता है, फूलों का क्रम भी भिन्न होता है। ठीक है, दो मुख्य प्रकार आपने यहाँ पर देखा, यानी कि इसी सिद्धांत के आधार पर पुष्प क्रम को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जाता है, असीमाक्षी पुष्प क्रम यानी कि रेसमोस, और ससीमाक्षी पुष्प क्रम यानी कि शाइमोज। ठीक है, असीमाक्षी में अक्ष लगातार बढ़ता रहता है, जबकि ससीमाक्षी में क्या होता है, शीर्ष फूल बनकर वृद्धि रोक देता है। दोनों में फूलों का क्रम और स्थिति अलग अलग होता है, लेकिन ठीक है, इन दोनों प्रकारों को समझ लेने से लगभग सभी पुष्प क्रमों की संरचना आसानी से समझ आ जाती है। ओके, तो एक एक करके दोनों हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है असीमाक्षी पुष्प क्रम यानी कि रेसमोस। देखिए, असीमाक्षी पुष्प क्रम की विशेषताएं, प्रमुख अक्ष की वृद्धि सतत होती रहती है, शीर्ष कभी फूल में परिवर्तित नहीं होता है, फूल पार्श्व में उत्पन्न होते हैं और अक्ष लंबा बना रहता है। यहाँ पर देखिए, जब हम रेसमोस की बात कर रहे हैं तो असीमाक्षी पुष्प क्रम में प्ररोह का मुख्य अक्ष लगातार बढ़ता रहता है, यानी कि शीर्ष कभी फूल में परिवर्तित नहीं होता है। फूल हमेशा पार्श्व यानी कि साइड में बनते हैं, जिससे कि शीर्ष खाली रहकर वृद्धि करता है। यही कारण है कि ऐसे पुष्प क्रम में हम अक्सर लंबी फूलों की डंडी देखते हैं। यह आप समझ सकते हैं उसी तरह से जैसे कि घर की सीढ़ियाँ, ऊपर वाली सीढ़ियाँ नहीं होती है, नीचे वाली पुरानी। ठीक है, इसी तरह से जैसे नीचे से हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं। इसमें फूलों का क्रम यदि देखें तो फूल अग्रभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, पुराने फूल नीचे होते हैं, नए फूल ऊपर की ओर बनते हैं। एनसीईआरटी का ये पिक्चर है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। जो असीमाक्षी पुष्प क्रम होते हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि फूल जो होते हैं ना वो अग्रभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, अर्थात पुराने फूल नीचे और नए फूल ऊपर की ओर होते हैं। ये जो क्रम है एकदम स्पष्ट होता है, जैसे पेड़ पर नए पत्ते हमेशा ऊपर की ओर दिखाई देते हैं। यह पैटर्न देखकर जो है आप लोग आसानी से पहचान भी सकते हैं कि यह असीमाक्षी पुष्प क्रम है। ओके, अब आते हैं हम लोग ससीमाक्षी पुष्प क्रम में, साइमोज में। ससीमाक्षी पुष्प क्रम की विशेषताएं हैं, प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल बनता है, इसके बाद अक्ष की वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि सीमित होती है, संरचना अपेक्षाकृत छोटी होती है। यहाँ पर देखिए, जब हम साइमोज की विशेषताएं की बात कर रहे हैं तो ससीमाक्षी पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष का शीर्ष सीधे फूल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि शीर्ष की वृद्धि यहीं समाप्त हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फूल पार्श्व से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वह भी सीमित तरीके से, इसलिए यह पुष्प क्रम जो है वो आकार में असीमाक्षी की तुलना में छोटा और घना दिखाई देता है। अब ऐसे समझे जैसे कि किसी सड़क का अंत सामने दिख जाए, अगला रास्ता अब बगल से ही लेना पड़ेगा। ओके, सामने वाला क्योंकि रुक चुका है। ओके, आगे आते हैं, इसमें फूलों का क्रम, फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, पुराना फूल ऊपर होता है और नए फूल नीचे की ओर बनते जाते हैं। ये पिक्चर में एनसीईआरटी का ही पिक्चर है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। सामने में आप देख भी सकते हैं, जो पुराना वाला फूल है वो सीधे जाके रुक गया है, फिर किनारे किनारे जो है वो नए फूल बन रहे हैं। ओके, यानी कि ससीमाक्षी पुष्प क्रम में फूल तलाभिसारी क्रम में लगते हैं, ऊपर वाला फूल सबसे पुराना होता है और जैसे जैसे नीचे आते हैं नए फूल मिलते हैं। यह क्रम जो है वो असीमाक्षी में बिल्कुल उल्टा है। ओके, आप लोग को जैसे याद रखने में परेशानी होती है, ठीक है, तो आप उन्हें जैसे कि आप यह भी मतलब कि समझ सकते हैं, इससे आप याद भी रख सकते हैं कि साइमोज
साइमोस, सी से साइमोस होता है ना, तो साइमोस में सेंटर वाला जो फूल है ना वो सबसे पहले, ठीक है। इससे कि ये स्वाभाविक रूप से याद भी हो जाता है कि साइमोस में क्या है, सेंटर वाला जो रहेगा वो क्या होगा, सबसे पहले आता है, ठीक है। तो वो पुराना हो जाता है। तो और फिर इसका ऑपोजिट जो रेसमोस है वो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब आते हैं संक्षेपण पे कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा पुष्प क्रम, उसका परिचय देखा। फिर हमने पुष्पी प्ररोह में संरचनात्मक परिवर्तन देखे। फिर हमने पुष्प क्रम की परिभाषा देखी और फिर पुष्प क्रम का वर्गीकरण देखा, जिसमें कि हमने देखा कि किस आधार पर बांटा गया है। दो प्रकार हमने देखे, असीमाक्षी और ससीमाक्षी, रेसमोस एंड साइमोस। ओके, चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।